नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। देश का मिजाज क्या कहता है? अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाएं तो इसके लिए इंडिया टुडे ग्रुप ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया है। इस सर्वे में दरअसल हर प्रांत या कहें हर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को टटोलते हुए वहां पर आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस, बीजेपी या यूपीए, एनडीए ही नहीं बल्कि जो छत्रप हैं उनकी क्या हालत होगी, और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी जो धीरे धीरे अपने आप को विस्तार दे रही है उसकी स्थिति क्या होगी, और इन सब के बीच वैसा कौन सा गठबंधन बनकर उभरेगा जिसकी सत्ता दिल्ली में होगी, या जो शख्स सोचता है कि दरअसल हम लाल किले पर झंडा फहरा सकते हैं। हम आपको पहले दिखला देते हैं कि दरअसल ये पूरा का पूरा सर्वे किस रूप में कैसे किया गया है। 16 दिसंबर 2013 से 16 जनवरी 2014 28 राज्यों में सर्वे किए गए हैं। सैंपल 21,792 लोगों को रखा गया है और कमोवेश हर प्रांत में यह सर्वे किया गया है। गलती की संभावना ±3% है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में सैंपल 21,405 लोगों से किया गया। यह खास तौर से हिंदी पट्टी और आंध्र प्रदेश चूंकि एक ऐसा राज्य जहां पे चीज़ें बदल रही हैं, पलट रही हैं, नई बन रही हैं, चाहे वो तेलंगाना का मसला हो, चाहे वाईएसआर का आगमन हो, तो इन सब के मद्देनजर बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर सबसे ज्यादा लोगों से पूछताछ जो की गई है तो कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर ही आता है या कहें उत्तर प्रदेश होकर ही आता है, और आज से नहीं बल्कि आज़ादी के बाद से। और अगर आज के आंकड़ों को भी टटोलना शुरू करें तो एक बात जहन में आ ही जाती है कि अगर 543 सीट है तो उसमें तकरीबन 15%, 20% तो सिर्फ यूपी में। यूपी का मतलब यूरोप के कई देशों से बड़ा एक देश, तकरीबन 22 करोड़ की जनसंख्या, 80 लोकसभा की सीट। 80 लोकसभा की सीट को टटोलने के लिए सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि यूपी की स्थिति बनती क्या है और उत्तर प्रदेश क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कई खिलाड़ी हैं, छत्रप हैं, वैचारिक लड़ाई है। मसला छत्रपों के जरिए दलित, यादव, मुस्लिम कॉम्बिनेशन सबका हो सकता है, लेकिन इन परिस्थितियों को समझिए। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका है, और यह भी एक संयोग है कि अभी अमेठी में ही राहुल गांधी हैं। वो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल मैं प्रधानमंत्री बनूंगा अगर आप जिता दें कांग्रेस को, लेकिन स्थिति उत्तर प्रदेश में 80 में से 4 सीट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कांग्रेस पूरी तरह ढलाव पर है। 21 सीटें हुआ करती थी, 17 माइनस में जा रहे हैं। बीजेपी 20 सीट से 30 सीट तक पहुंच रही है। इसका एक मतलब यह है कि जब याद कीजिए जिस समय कमंडल का दौर था, अयोध्या आंदोलन की गूंज थी, विश्व हिंदू परिषद पूरी पराकाष्ठा पे थी, उस वक्त 56 सीट मैक्सिमम ये लोग जीते थे बीजेपी, लेकिन अब उससे कम है। लेकिन 2009 की तुलना में जब लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे उस समय 20 सीट और अब 30 सीट। इसका एक मतलब है कि नरेंद्र मोदी के आने से क्या कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है। 20 से 30 अगर आप पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार है, लेकिन इस सरकार के आने के बाद से जो भी कुछ हुआ है उसका लाभ तो नहीं मिल रहा है। हालांकि हर इटावा या सैफई की सभा में बार बार मुलायम सिंह यादव ने कहा, और आज भी इस बात का जिक्र संयोग से उन्होंने बनारस की रैली में कर ही दिया कि निगाहें तो प्रधानमंत्री पद को लेकर हैं, निशाना वहीं पर है और दिल्ली देख रहे हैं, लेकिन यहां भी इनकी सीटें कम हो रही है। तो सबसे बड़े छत्रप के तौर पर इनका कद घट रहा है। तो वो कौन सा छत्रप है जिसका कद बढ़ रहा है? जी, उत्तर प्रदेश में मायावती, बहुजन समाज पार्टी। 20 सीटें हुआ करती थी, 24 पर आ रही हैं। मतलब बहुत साफ है, हमेशा मायावती का नाम जब जब आएगा मुलायम सिंह यादव से ही तुलना होगी। वोट बैंक की पूरी सियासत मंडल कमीशन के बाद से जो बदली और समझी गई उसमें मायावती का कद बढ़ता है, मुलायम का घटता है, और कमोवेश वही रेशियो है। वहां पर 3 सीटें कम, यहां पर 4 सीटें ज्यादा। झटका कहीं ना कहीं अजीत सिंह के लिए बहुत बड़ा है, और खासतौर से मुजफ्फरनगर के दंगे जिन इलाकों में हुए उसके प्रभाव वाले क्षेत्र में आरएलडी के ही सांसद, और उनमें -4 यानी 5 सांसद हुआ करते थे, वह 1 पर आ रहे हैं। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी 1 सीट इस सर्वे में निकल कर आई है। वो सीट कौन सी होगी यह हर किसी के जहन में हो सकता है कि 1 सीट कौन सी होगी, क्योंकि अमेठी में तो कुमार विश्वास पहुंच गए हैं। 1 सीट का जिक्र उस तरीके से जब सी वोटर ने सर्वे किया, इन चीजों को निकल कर आया। सबसे ज्यादा प्रभाव जो आम आदमी पार्टी का है दिल्ली में है, और दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाके में है। इसका मतलब है कि एनसीआर के इलाके में 2 बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, एक गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा जिसको कहते हैं, और दूसरी गाजियाबाद की।
गाजियाबाद से बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह पिछली बार चुनाव लड़े थे और इस बार माना जा रहा है कि वह भी इस परिस्थिति को समझ रहे हैं और वह शिफ्ट खुद को कर लेंगे लखनऊ। लेकिन ये सारी चीज हम पूछेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात में ये एक अगर स्थिति बन रही है, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो सर्वे है उसके मुताबिक 20 से 30 तक पहुंच जरूर रही है, लेकिन ये आंकड़ा एक नए संकेत दे रहा है कि दरअसल लड़ाई जो मुलायम और मायावती में होती रही है उत्तर प्रदेश में, वो लड़ाई उसी जगह पे है। आपको फायदा कांग्रेस का हो जरूर रहा है, कांग्रेस फिसलन पे है, आपके निशाने पर हमेशा कांग्रेस रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर या बीजेपी जो गेम प्लान जो उसका अपना जो भी चुनावी है उसके मद्देनजर छत्रपों पर कहीं असर बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं डाल पा रही है। सुधांशु जी, देखिए, मैं इस बात से यदि आपका यह सर्वे माने तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी बढ़त दिखाई पड़ रही। हमारी 10 लोकसभा सीटें थी पिछली बार और अगर हम 30 पे आ रहे हैं आपके सर्वे के हिसाब से, यद्यपि हम लोगों का अनुमान थोड़ा अधिक का है, तो निश्चित रूप से हम केवल कांग्रेस की कीमत पर नहीं आ रहे होंगे, हम अन्य जो मुलायम सिंह और मायावती जी हैं उनके भी वोट को अपनी तरफ लाके आ रहे होंगे। दूसरा एक फैक्टर मैं और कहना चाहूंगा, जो आपका ये सैंपल का समय है 16 दिसंबर से 16 जनवरी, ये आम आदमी पार्टी के हनीमून पीरियड के चरमोत्कर्ष का समय है जी। तो हो सकता है कि उसने भी जो वोट काटे होंगे, ये सामान्यतः माना जा रहा है शहरी मध्य वर्ग के वोट यदि काटेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा उससे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा का जो वोटर है वो जातिगत प्रतिबद्धताओं के कारण उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। भाजपा को जो वोट करता है वो शहरी मध्य वर्ग करता है, जिसमें कि पढ़े लिखे वोटर की भी काफी संख्या है, वो अधिक है, संभावना अधिक है। इसलिए मैं मानता हूं कि चुनाव का समय आते आते ये जो एक ट्रेंड दिख रहा है कि भाजपा को भारी बढ़त, मायावती को थोड़ी सी बढ़त, मुलायम सिंह नीचे और कांग्रेस भारी नीचे, यह ट्रेंड और स्पष्ट होता चला जाएगा, जैसा कि आपने राज्य विधानसभा में भी देखा। सुधांशु जी, एक चीज हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का नाम जहन में आते ही 3-4 मुद्दे बड़े साफ तौर पर निकल कर आते हैं। उसमें एक अयोध्या मंदिर का मुद्दा आता ही है हर बार निकल के। दूसरी तरफ जो गठबंधन है छत्रप का, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक यादव के साथ मिलता रहा है तो मुलायम मौलाना कहलाते रहे हैं, दलित यानी एक तरफ से जातीय समीकरण, इन सब के बीच एक भ्रष्टाचार और महंगाई की एंट्री हुई है और मुजफ्फरनगर दंगों ने प्रभावित किया। आपको क्या लग रहा है कि इन 3-4 मुद्दों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में लोग क्या, वोटर क्या देखेगा और किस पार्टी को देखेगा? देखिए, मैं आपकी इन दोनों बातों से आंशिक रूप से सहमत हूं। कहीं ना कहीं केंद्र की महंगाई और भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कुशासन, इन दोनों से वोटर त्रस्त होकर जो मूव किया है उसमें जाति और वर्ग का भेद उतना नहीं है। वो जाति और वर्ग की सीमाओं से हटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव किया है। हां, यह भी सत्य है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस कदर सांप्रदायिक दंगे हुए, मुजफ्फरनगर की घटना ने जिसका कि चरम दिखा दिया, और जितनी घनघोर सांप्रदायिक विद्वेष की और सांप्रदायिक विभाजन की नीतियां इन्होंने अडॉप्ट की हैं, उसकी भी प्रतिक्रिया एक पढ़े लिखे समझदार मतदाता से लेकर ग्रामीण मतदाता तक सभी में हुई है। तो निश्चित रूप से उसका भी कहीं ना कहीं परिणाम आपको इन चुनावों में दिखाई पड़ रहा है। कैसी त्यागी साहब, तो मेरा यह मानना है कि कुशासन का मुद्दा हो या विभाजनकारी राजनीति का मुद्दा जी, इस मुद्दे पर आ रहे हैं जो हम जरा कैसी त्यागी साहब को भी जोड़ लें। पक्ष में जाता दिख रहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, चूंकि सबसे ज्यादा 10 से 30 सीट तक बीजेपी ही पहुंच रही है, इतना बड़ा गैप, और सबसे ज्यादा घाटा चूंकि लगभग 17 सीटों का घाटा कांग्रेस को हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर देखते हैं, समाजवादी पार्टी बीएसपी की टक्कर देखते हैं। लेकिन कैसी त्यागी साहब, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे कि मंडल के बाद छत्रपों का उदय जातीय समीकरण के मद्देनजर जिस तरीके से हुआ, क्या आपको लगता है कि महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा उस जातीय समीकरण को तोड़ने की स्थिति में है? देखिए, छत्रप और क्षेत्रीय अस्मिता और उपराष्ट्रवाद, सब नेशनलिज्म, ये कांग्रेस पार्टी के 60 साल में जिस तरह की बोनी और छोटी लीडरशिप राज्यों में पैदा की गई, श्रीपत मिश्रा का आपको याद होगा, हरियाणा में भजन लाल का आपको याद होगा, तो आपको आंध्र प्रदेश का याद होगा जिसके प्रतिरोध में रामा राव का जन्म हुआ। तो कांग्रेस पार्टी का जो बोना नेतृत्व था राज्यों में पिछले 60 साल तक, एक दूसरा वो बोना नेतृत्व क्षेत्रीय अस्मिता को, उपराष्ट्रवाद को बढ़ाने में
नर्स करने में नाकामयाब रहा, जो एस्पिरेशंस थी मासिस की। एक दूसरा, मंडल के बाद जो गरीब जातियां थी, जो वंचित लोग थे, उन्होंने अंगड़ाई ली। और उत्तर प्रदेश और बिहार में चाहे मायावती का अभ्युदय हो, चाहे मुलायम सिंह जी का हो, चाहे नीतीश कुमार जी का हो, चाहे लालू जी का हो, चाहे श्री शरद यादव जी का हो या रामविलास पासवान जी का हो, तो जो मध्य की जातियां थी और जो पिछड़ी जातियां थी, उसमें बिहार का एम्पावरमेंट और जोड़ लीजिए, जो अति पिछड़ों का। हम बिहार पे आ रहे हैं, हम अभी बिहार पे, हम खाली यूपी पे जरा केंद्रित करना चाह रहे थे इसको, कि यूपी में जो खासतौर से मायावती और मुलायम का उदय और इन सब के बीच अचानक राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर भ्रष्टाचार और महंगाई का आना, क्या ये आपस में टकराएंगे? ऐसी आपको स्थिति कोई लगती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का भाजपा का जहां पर सीधे मुकाबला होगा, वहां पर कांग्रेस पार्टी हारेगी अपनी आर्थिक नीतियों, आर्थिक नियोजन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ। जहां दोनों का कोई कारगर विकल्प दिखाई देगा, जैसे दिल्ली में दिखाई दिया। दिल्ली में कांग्रेस नहीं हारी है, कांग्रेस तो हारी हुई थी। कल्पना करो, अगर आप नहीं होती तो बीजेपी 60 से ऊपर होती दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में बीजेपी हारी है, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी नहीं हारी। लेकिन जो छत्रप हैं हम और जो सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं, ठीक है, वो सब जगह पर बीजेपी को रोकेंगे। हम इसको एक मिनट, हम जरा इसको समाजवादी पार्टी को इसमें जोड़ ले इस बहस में। रविदास जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रविदास जी, आपकी सरकार है वहां पर, और पिछले चुनाव में आपकी सरकार नहीं थी वहां पर, विधानसभा नहीं जीते थे, इस बार जीत चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके रविदास जी, इस सर्वे में आप नीचे आ रहे हैं, 3 सीट आपको कम मिलती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे मानिए ना मानिए ये अलग है, लेकिन जो मुद्दे अब सामने आकर खड़े हैं उसमें सबसे बड़ी सेंध किसने लगाई? आपको क्या लगता है यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा वोटर के जहन में क्या होगा? रविदास जी, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई होगा। जो यूपीए की सरकार केंद्र में है, उस कार्यकाल में लगातार महंगाई बढ़ी है। पिछले 10 सालों में 70 बार दाम बढ़ाए गए पेट्रोल के, डीजल के, जिस कारण लगातार महंगाई बढ़ने का काम हुआ है। दूसरा मुद्दा करप्शन का होगा। केंद्र की यूपीए की सरकार में 10 साल में करीब 30 घोटाले हुए हैं। जनता जो करप्शन से के खिलाफ, उनमें बड़ा आक्रोश व्याप्त है। लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी और महंगाई के साथ साथ जनता समस्याओं से परेशान रही है। तो केंद्र की सरकार से जनता परिवर्तन चाहती है, और इस परिवर्तन में एक बात ये सही है कि लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसमें ना आए। कांग्रेस और भाजपा को छोड़ करके सारी शक्तियां मिल करके तीसरा मोर्चा बनेगा, और तीसरे मोर्चे की केंद्र में सरकार बनेगी। ये देखिए, ये सवाल हमने इसलिए पूछा था, एक मिनट हम इसको जरा आगे बढ़ा देते हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार, इस 2 मुद्दे की वजह से लगभग देश का 8% वोटर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ भी देख रहा है, लेकिन वो सीट पर कितना असर यूपी में ये डाल पा रहा है। हम सुधांशु जी यहाँ एक चीज और जोड़ देते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक सर्वे कराया था, और ये सर्वे संयोग से मुजफ्फरनगर दंगों से पहले का था। और संयोग देखिए कि जो सर्वे के अंदरूनी हिस्से निकल कर आ रहे हैं, उसमें आरएलडी की सीटों का कम होना, जो वो 1 पर आ रही है, और समाजवादी पार्टी जो कम रही है, इन दोनों की वजह इस बीच का पीरियड दिखा रहा है, पहले और अब का। क्या ये माना जाए कि यूपी में मुजफ्फरनगर दंगे कहीं 10 सीटों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने की स्थिति में है, या आपको लग रहा है सुधांशु जी की महंगाई और करप्शन ही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तरफ से महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन को ही मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाह रही है। इस मुद्दे पर चुनाव होगा तो जैसे 4 राज्यों में आपने देखा, मुद्दा तो विकास था, कुशासन था, वहां सांप्रदायिकता तो मुद्दा था नहीं। तो क्या कांग्रेस कहां खड़ी थी और कहां भाजपा खड़ी थी? तो यह अन्य दलों को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए सांप्रदायिकता का विषय उठाना है, और मुजफ्फरनगर की घटना ने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनमानस पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। आरएलडी की जो बात कही, उसमें एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगा। 5 सीटें पिछली बार आरएलडी ने जीती थी, उसमें से 4 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां पर अधिकांश विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। यानी यदि उनका भाजपा से गठबंधन नहीं होता तो पिछली बार ही आरएलडी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं होती। इस बार जो आप आरएलडी को 1 सीट बता रहे हैं, तो स्वाभाविक दिख रहा है कि वो कौन सी सीट हो सकती है। अन्य स्थानों पर उनके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। देखिए, जो अभी केसी त्यागी जी ने एक बात कही थी, इसके जरा सा विस्तार देते हैं। इसमें एक उत्तराखंड का हिस्सा हम जरा सा जोड़ देते हैं, चूंकि यूपी से अलग होकर राज्य बना था।
और फिर हम बिहार भी चलेंगे, लेकिन पहले उत्तराखंड का हिस्सा। उत्तराखंड में दरअसल 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों के मद्देनजर चूंकि 80 सीट यूपी में है, तो यूपी और उत्तराखंड में इस तरीके से कोई छत्रप नहीं है। तो उत्तराखंड में जो 5 सीटों पर बीजेपी 5 सीट पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को कांग्रेस 5 सीट जीती थी और कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान है और बीजेपी को वही 4 सीट मिल रही है। यहां पर कोई छत्रप नहीं है, बड़ी सीधी फाइट है। यहां पर एक चीज नजर आती है, महंगाई और भ्रष्टाचार, जिसका जिक्र मेरे ख्याल से एक सहमति बन रही है, हम उस पे आ रहे हैं। अब जरा एक चीज बताइए रविदास जी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, हमने इसमें उत्तराखंड जोड़ दिया, चूंकि ये कुल मिला के अब 85 सीटें हो गई। इन 85 सीटों में से कांग्रेस की स्थिति लगातार जो नीचे जा रही है रविदास जी, और आप लोग जो समर्थन कांग्रेस को कर रहे थे, इन 85 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीटें हैं। अब आप हमें बताइए कि आपकी रणनीति राजनीतिक तौर पर चुनाव को लेकर क्या कहती है? कांग्रेस का खुले तौर पर विरोध या फिर बीजेपी का विरोध? देखिए, दोनों पार्टी का बराबर से हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। एक बात स्पष्ट कर दें कि यूपीए की सरकार केंद्र में थी, ना यूपीए की सरकार में हम शामिल थे और न शामिल थे यूपीए में। हमने मुद्दों पर समर्थन किया है। जब उनके मुद्दे गलत हुए हैं यूपीए सरकार की, तो उसका हम लोगों ने विरोध करने का काम किया है। राज्यसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी, सड़कों पर भी और भारत बंद करके भी हम लोगों ने यूपीए सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का काम किया। रविदास जी, बात में ये कहनी है, रविदास जी एक चीज बताइए, महंगाई बढ़ी, उसकी वजह आर्थिक मुद्दा था या नहीं था आपके जहन में? मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स थी या नहीं थी कि वो गलत हो रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो महंगाई बढ़ी है उसमें कई कारण है। उसमें एक कारण यह है कि मंत्रियों की सरकार की फिजूल खर्ची, तीसरा कारण है करप्शन, और उसके अलावा जो लगातार दाम बढ़े हैं पेट्रोल के, डीजल के, इसके कारण से जो माल भाड़ा बढ़ता है उसके कारण से महंगाई बढ़ने का काम हुआ है और महंगाई की मार से जनता बहुत बुरे परेशान है। रविदास जी, हमें एक चीज लग रही है, आप अगर अब टेक्निकलिटीज में जाएंगे, उल्टी गिनती शुरू हो गई है चुनाव की। अगर आप टेक्निकलिटीज में जाएंगे, आपने परमाणु मुसले को लेकर सरकार को बचाया, आप उसके आगे बढ़े तो हर उस मुद्दे पर जहां सरकार घिरती थी आप साथ खड़े हो गए। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं लाभ किसे पहुंचा रही? क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि यही वो परिस्थिति है जो यूपी में सुधांशु जी बीजेपी को एक स्पेस दे रही है? देखिए, थोड़ा आपको स्पष्ट कर दें, हम जरा एक बात कहो कि प्रमोशन में आरक्षण का सवाल एक बात आपसे बहुत, उस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी एक साथ मतदान कर रहे थे और हमने खिलाफ मतदान करने का काम किया था। नहीं, वो ठीक है, तो चलिए, आपने अपनी कई देश के सामने सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट है रविदास जी। आज हम लोग झगड़ा करने नहीं बैठे, आज तो मेरा उस राजनीति को समझने निकले हैं। सुधांशु जी, यही वो वजह है क्योंकि मायावती भी समर्थन कर रही थी, मुलायम सिंह भी समर्थन कर रहे थे बाहर से यूपी में। देखिए, जैसा आपने कहा वाजपेयी जी कि देश में सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। देश की जनता ने देखा है कि 5 साल तक सपा और बसपा, इन दोनों दलों ने किसी न किसी तरीके से केंद्र सरकार का समर्थन किया है, तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते जो आरोप केंद्र सरकार के हैं। और इस सीमा तक किया है कि याद करिए 2G मुद्दे पर पीएसी की कमेटी की रिपोर्ट सबवर्ट करने के लिए सपा बसपा के ही माध्यम से बहुमत जुटाकर उस पूरी रिपोर्ट को सबवर्ट किया गया और उसके एक हफ्ते के अंदर दोनों नेताओं के खिलाफ सीबीआई के केसेस कमजोर होने लगे। तो देश ने बिल्कुल साफ देखा है, तो इन दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है। और आपने देखा भी मुजफ्फरनगर के दंगों के समय में केंद्र की सरकार ने एक अप्रसन्नता सूचक कोई शब्द तक नहीं प्रयोग किया उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो चला। सुधांशु जी, आप तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमें एक बता दें कि 85 सीटों का जिक्र हमने कर दिया है। इन 85 सीटों में कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। बीजेपी के एक स्थिति 34 सीट आ रही है इन 85 में से। समाजवादी पार्टी 20 पर, बीएसपी 24 पर, आरएलडी 1 पर, आम आदमी पार्टी 1 पर। अगला हिस्सा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, सटा हुआ बिहार है, जहां पर बिहार और झारखंड मिला के देश का मिजाज। पहले राउंड में हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 1 मिनट का वक्त है, जरा सा हम रविदास जी से एक सवाल। रविदास जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश मुख्यमंत्री बने, आपकी सत्ता आई, 12 पब्लिक मीटिंग मुलायम सिंह यादव ने की, 4 मीटिंग में, जिसमें एक सफाई की थी, एक इटावा की थी, एक आज बनारस में संकेत दिए गए और एक मीटिंग और थी जिसमें 4 मीटिंग में उन्होंने जिक्र किया, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई। वोट दीजिए इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बन जाए।
वो कौन से समीकरण आपको लग रहे हैं कि मुलायम सिंह जी की इच्छा पूरी हो पाएगी और कैसे हो पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी पार्टी तीसरे मोर्चे में समाजवादी पार्टी होगी, और जो पूरे देश के अंदर राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सारी क्षेत्रीय पार्टियां मिल करके तीसरा मोर्चा बनाएंगी, और उस तीसरे मोर्चे के नेता माननीय मुलायम सिंह जी होंगे। और समय आने दीजिए, आप देखेंगे कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और माननीय मुलायम सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये ठीक है, आपने इसका जिक्र कर दिया, हम तुरंत लौट रहे हैं, चूंकि आपने बता दिया कि तीसरा मोर्चा कैसे बनेगा, और हम संकेत खाली दे देते हैं कि मुलायम सिंह का नंबर आंकड़ों के लिहाज से 5वें नंबर पर आ रहा है।